कोई भी काम कर रहा होता है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक, उसको एक बैलेंस बिठाना ही पड़ता है। महिला होने के नाते हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बिठाना पड़ता है कि एक ऐसा देश जो एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री था, उसमें हमारे देश की जनता के पास बैंक में अकाउंट तक नहीं होता था। घर बनवाना, उस घर के अंदर पानी का कनेक्शन देना, उस घर के अंदर टॉयलेट बनवाना, उस घर के अंदर हमारी किसी बहन को धुएं से आंखें ना खराब करनी पड़े, उसके फेफड़ों में धुएं से कोई बीमारी ना पैदा हो, उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसको गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराना। 100 रुपया यहाँ से जाता है तो कोई कहता था 5 पैसा मिलता है, कोई कहता था 15 पैसा मिलता है, लेकिन कहाँ से शुरुआत की? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आज हमारे देश का नागरिक आज पूरी दुनिया में जिस गर्व के साथ अपना सर ऊंचा करके ये कहता है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, वो एक बहुत बड़ी गर्व की अनुभूति है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। हमारी सरकार की नीतियों के कारण वो हो गई है कि आज चीन को भी झुकना पड़ा और बॉर्डर पे उसने भी अपनी सेनाओं को पीछे किया है। ये 15 साल का जो निगम का एक निगेटिव है, उसको लेकर के विधानसभा में कैसे आप लोग जीत की उम्मीद कर रहे हैं? हमने 15 साल भी बहुत मेहनत से काम किया है और अगर आप ये पिछले 2 वर्षों की स्थिति देखेंगे तो आप याद करेंगे कि वो 15 साल सुनहरा काल था। बीजेपी का वनवास खत्म होगा या नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम तो 2013 में भी आ सकते थे। हमारे 32 विधायक थे, बहुत सारे विधायक दूसरी पार्टीज के आने के लिए तैयार थे, लेकिन हम अपने दम पर ही सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली में, और अभी भी हम दिल्ली में अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के समय, महामारी के समय, वैक्सीन जो अमेरिका तक ने किसी को 1 पैसे की मुफ्त में नहीं दी, वो हमारे देश ने दुनिया के न जाने कितने देशों में मुफ्त में दी। हमारे अटल जी की सरकार के समय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़ी थी। किसान के खेत में अगर कोई फसल उगती है तो वो विदिन 12 आवर्स वो एक बड़ी से बड़ी मंडी में पहुंच जाती है। किसान को नुकसान नहीं होता किसी भी चीज़ का। और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने के बावजूद, उसके बावजूद एक सरकार का तीसरी बार रिपीट होना छोटी बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक एक भी आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं की जो जगह उन्होंने ली हुई है वहाँ पैसा पहुँच रहा है किराए के नाम पर। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। लोकतंत्र की बुनियाद में एपिसोड के तहत हम समय समय पे एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में जिनकी विशेष भूमिका होती है। हमने अब तक आपको बहुत सारे ऐसे महानुभावों से, व्यक्तियों से रूबरू करवाया जो कि आप लोगों ने देखा। आज ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार जिले में उपाध्यक्ष, उत्तर पश्चिमी जिले से, पूर्व में राष्ट्रीय मंत्री रहे भारत विकास परिषद की, और न जाने सामाजिक और धार्मिक पार्टियों में किन किन महत्वपूर्ण पदों पे उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आज उनसे उनके राजनीतिक सफर को लेकर के हम आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे क्या उनका राजनीतिक सफर रहा और आगे का राजनीतिक सफर क्या होगा। पार्टी में उनकी गतिविधियां, पार्टी में उनकी भूमिका, प्रत्येक चीजों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ और मैंने बूथ समिति से लेकर पोलिंग एजेंट, खंड प्रमुख से लेकर, और आज मैं जिले में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हूँ। तीसरी बार जिले में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश में नमामि गंगे कन्वीनर, राष्ट्रीय NGO सेल आदि अनेक पदों पर मैंने काम किया है। बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन किया है और बहुत ही निष्ठा और समर्पण के साथ पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए कार्य कर रही हूँ। अर्चना सिंघल जी जिले में उपाध्यक्ष हैं और खासकर जिले में संगठन को मजबूत करने के प्रति जो भी दायित्व होता है आपको पार्टी बड़ी तन्मयता से देती है। आप इसको कैसे निभाते हैं? क्योंकि पारिवारिक जीवन भी है, उसके अलावा भी सामाजिक जीवन में आपकी भूमिका रहती है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या आप कार्य करते हैं? देखिए गणेश जी, सभी को जो भी व्यक्ति अपने मुख्य प्रोफेशनल कार्य के अलावा
कोई भी काम कर रहा होता है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक, उसको एक बैलेंस बिठाना ही पड़ता है। महिला होने के नाते हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बिठाना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कि इसमें मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरे बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया है और उसके बगैर मैं इस काम को नहीं कर सकती थी। अपनी ज़िम्मेदारी जो भी मुझे संगठन की तरफ से मिलती है, मैं उसको 100% निभाने की कोशिश करती हूँ और सफल भी होती हूँ। लगातार 2014 से निरंतर देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सरकार सफल रही है। कुछ लोगों को शिकायत भी है सरकार से। आप इसको अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए, कभी भी कोई भी सरकार 100% जनता को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आप पिछले 10 वर्षों को देखें और उससे पहले के 60-65 वर्षों को देखें, तो आप स्वयं भी फ़र्क महसूस करते होंगे। हमारे देश की जो जनता है, मुख्य रूप से जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जनता है, उसके लिए पुरानी सरकारों ने कभी कुछ ऐसा सब्सटेंशियल काम नहीं किया था कि उनके जीवन में कोई फ़र्क आता। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दायित्व पर आई है, तब से आप देखेंगे कि एक गरीब आदमी के लिए जनधन योजना से लेके मतलब बैंक में खाता भी नहीं खुलता था। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जो एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री था, उसमें हमारे देश की जनता के पास बैंक में अकाउंट तक नहीं होता था। तो खाता ज़ीरो डिपॉजिट वाला खाता खोलने से लेकर उनका घर बनवाना, उस घर के अंदर पानी का कनेक्शन देना, उस घर के अंदर टॉयलेट बनवाना, उस घर के अंदर हमारी किसी बहन को धुएं से आंखें ना खराब करनी पड़े, उसके फेफड़ों में धुएं से कोई बीमारी ना पैदा हो, उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसको गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराना, उसके परिवार के अंदर एक बहुत ही जीवंतता रहे, सद्भाव रहे। उस दृष्टि से जितने भी किसान हैं, हर एक किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देना, जो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये छोटी बात नहीं है। आपको पता है कि हमारे ये पहले हमेशा ये कहा जाता था कि 15 पैसा, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने कहा 100 रुपया यहाँ से जाता है तो कोई कहता था 5 पैसा मिलता है, कोई कहता था 15 पैसा मिलता है। लेकिन कहाँ से शुरुआत की? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट में। तो वो जो वहाँ से 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया पहुँचता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपकी सरकार के वो 5 महत्वपूर्ण काम जिसको लेकर के आपके साथ साथ देश की जनता को गर्व हो, वो 5 महत्वपूर्ण काम। देखिए, ये अगर हम गर्व की भावना की बात करें तो मुझे लगता है वो देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा देश आज, हमारे देश का नागरिक आज पूरी दुनिया में जिस गर्व के साथ अपना सर ऊंचा करके ये कहता है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, वो एक बहुत बड़ी गर्व की अनुभूति है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आज हमारे देश का जो रक्षा क्षेत्र है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति, चीन जैसे देश की भी स्थिति हमारी सरकार की नीतियों के कारण वो हो गई है कि आज चीन को भी झुकना पड़ा और बॉर्डर पे उसने भी अपनी सेनाओं को पीछे किया है। अब अगर मान लीजिए हम कुछ और आगे की बातों की चर्चा करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे देश की सरकारों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ विदेशों में भी बांटी हो। देश की जनता को तो देते थे, लेकिन हमारे मोदी जी ने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के समय, महामारी के समय वैक्सीन जो अमेरिका तक ने किसी को 1 पैसे की मुफ्त में नहीं दी, वो हमारे देश ने दुनिया के न जाने कितने देशों में मुफ्त में दी। बहुत बड़ा बदलाव था। और उसके अलावा अगर हम बात करें देश के अंदर की, तो बहुत सारे क्षेत्रों में जिसमें चाहे वो संचार का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, आप देख रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है। पहले या तो हमारे अटल जी की सरकार के समय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़ी थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामों
तक पक्की सड़क पहुंचाने का काम या तो अटल जी की सरकार ने किया था, और या आज फिर ये कनेक्टिविटी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है कि आज किसान के खेत में अगर कोई फसल उगती है तो वो विद इन 12 आवर्स वो एक बड़ी से बड़ी मंडी में पहुंच जाती है। किसान को नुकसान नहीं होता किसी भी चीज़ का, उसको अपनी खेती का पूरा पैसा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर आप देखें तो आज मेट्रो कितनी ज़्यादा हो गई। आज से 10 साल पहले कितने किलोमीटर मेट्रो थी, कितने शहरों में मेट्रो थी, आज कितने बड़े लेवल पे मेट्रो काम कर रही है। अंडरग्राउंड मेट्रो देखिए, कितने सारे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स हमारी इस सरकार ने धरातल पे उतार दिए। उनका कंसेप्चुलाइजेशन से लेके और धरातल पे उतारने तक का काम पिछले इतने वर्षों में हो गया। कश्मीर में देखेंगे आप तो कितनी लंबी लंबी टनल्स बन गई, जहां हमारी सेना को कोई सामान पहुंच भी नहीं पाता था, आज वो घंटों में पहुंच जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। मुंबई जैसे शहर में जहां इतनी डिफ़िकल्ट अंडरग्राउंड सर्कमस्टेंसेस हैं, उनमें वहाँ 35 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन मोदी जी ने अभी 5 अक्टूबर को चालू कर दी। तो कितनी सारी योजनाएं हैं। एक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में बन रहा है, आप देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट। तो आपने सरकार के विकास की बहुत सारी बातें की, सड़क परिवहन से लेकर के न जाने तमाम विदेशों में जो मोदी जी की लोकप्रियता उसको लेकर के बात की। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 वर्ष के शासनकाल के बाद 2024 के चुनाव में थोड़ा सा पार्टी और सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? उसका कारण क्या रहा? हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी हमेशा 100% परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और आप देखिए कि इससे पहले देश में मतलब जनता को दबा के फर्जी वोटिंग के सहारे सरकारें बनती रही हैं, लेकिन ये चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने के बावजूद, उसके बावजूद एक सरकार का तीसरी बार रिपीट होना छोटी बात नहीं है। मैं केंद्र सरकार के बाद दिल्ली सरकार पे बात करूंगा। दिल्ली में आप सक्रिय हैं, लगातार निरंतर आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में हैं। बीजेपी का वनवास खत्म होगा या नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए, हम तो 2013 में भी आ सकते थे, हमारे 32 विधायक थे और हम कुछ भी कर सकते थे। हमारे पास बहुत सारे विधायक दूसरी पार्टीज के आने के लिए तैयार थे, लेकिन हम अपने दम पर ही सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली में, और अभी भी हम दिल्ली में अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। केजरीवाल जी बहुत सारे विवादों के कारण जेल गए, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जेल गए हैं, सभी लोगों को लगभग जमानत मिल गई है, सशर्त जमानत जो भी है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, एक महिला मुख्यमंत्री है। क्या ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बना करके जो महिला वोटर है उनको अपने पाले में करने की कोशिश की है? इसका फायदा होगा या फिर? दोनों चीज़ें। उन्होंने महिला वोटर को तो साधने की कोशिश की ही है। उन्होंने एक डमी चीफ मिनिस्टर भी बिठाया है। पर्दे के पीछे से आज भी केजरीवाल जी ही चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया था, उसी तरह से आज आतिशी जी बैठी हुई हैं। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बने लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया। आप उनकी कार्यशैली को देख करके क्या आकलन करते हैं कि उनकी जो कार्य पद्धति है बनिस्पत केजरीवाल जी कुछ अंतर है या फिर वही चीजें हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो मुखर होके मोदी जी को गाली नहीं दे रही हैं। बाकी तो मुझे कोई फर्क नहीं लगता। ना तो सरकार की कोई योजनाओं में गति आ रही है, ना कोई योजना पास करा रही है। उसी तरह से झूठ बोलना, उसी तरह से चीज़ों के बारे में जनता को भ्रमित करना, जिस तरह से केजरीवाल जी कर रहे थे वही आतिशी जी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो 14 जिले हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण जिला है उत्तर पश्चिमी जी, जहाँ की आप उपाध्यक्ष है और लगातार तीसरी बार उपाध्यक्ष है। ये अपने आप में एक बहुत मायने रखता है जी। और ये कहीं ना कहीं आपकी कार्यकुशलता, पार्टी के प्रति जो समर्पण है वो उसी का नतीजा है। अब आपके जिले में आपकी बड़ी भूमिका होगी चुनाव में। आप एज एक तरह से वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर उपाध्यक्ष, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, मैनेजमेंट को?
देखिए, चुनाव का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही बहुत ही आई मीन जिसको मैं बोलूँ कि बहुत ही तरीके से होता है। हम लोग रात और दिन मेहनत, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा काम में लगा कर रखती है। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव के समय ही एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जनता की सेवा में आप अपने कार्यकर्ता को हमेशा प्रस्तुत करती है। उनकी भलाई के लिए हम हमेशा ही धरातल पर काम करते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव हैं तो उसमें भूमिका तो बढ़ती ही है और उसके नाते ही हम सरकारें बनाते हैं। अभी हमने महाराष्ट्र में देखी कितने थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई है। ये हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं की ही मेहनत है। आपकी सक्रियता की बानगी मुझे कहीं चुनाव कवरेज के दरमियान मिल गया, न्यूज़ कवरेज के दरमियान मिल गया। जिस समय लोगों को यातायात की सुविधा का बड़ा कठिन अभाव था, उस समय आपने कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई। जी। वो क्या था मेहनत, जरा हमारे अच्छा। दर्शकों को बताएं। जी, देखिए क्या हुआ कि हम लोग अभी तो रोहिणी में निवास करते हैं। पहले हम सेक्टर 11 रोहिणी में थे। हम पिछले लगभग 30 वर्षों से रोहिणी में रह रहे हैं। इनिशियली हम सेक्टर 11 रोहिणी में आए और 15 वर्ष हम वहीं थे। तो सेक्टर 11 एक ऐसी पॉकेट थी जिसमें उस समय मैं आपको पीछे से बता रही हूँ, फिर मैं आगे आऊँगी। जिसमें उस समय यातायात की कोई भी सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि रिक्शे भी नहीं मिलते थे। तो उस समय हम लोगों ने वहाँ सिविक एमेनिटीज़ हों, पानी मिले, वहाँ पानी नहीं आता था। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुका था, शुरू नहीं हुआ था, पानी की बहुत दिक्कत थी। वहाँ पर बसों की कोई भी सुविधा नहीं थी। हमने बहुत ही मेहनत से वहाँ पर इस काम को पूरा कराया। हम मेयर और चीफ मिनिस्टर हमारे उस समय के जो थे, उनके पास जाकर हम सब कुछ इसको बहुत मेहनत के बाद हमने, लेकिन काम को हमने शुरू इस करा जिले दिया। की और मैं अभी वर्तमान में आ रही हूँ, आपने जो देखा मैं उसकी भी बात करूँगी। क्या होता है कि चुनाव के समय हमें इमरजेंसी में किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके लिए बैकअप हमें रखना पड़ता है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो या कोई दूसरी अन्य व्यवस्था हो। तो इस तरह से वो सब तो बैकअप रख के आगे ही तभी चलते हैं आगे। आपके जिले की दो महत्वपूर्ण विधानसभा, रोहिणी और इटाला। रोहिणी में एक बार छोड़ दिया जाए, 2013 में आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत गई, नहीं तो लगातार जब से रोहिणी का 2008 में गठन हुआ विधानसभा का, लगातार बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी के एमएलए रहे हैं यहाँ। रिठाला में भी बीजेपी के एमएलए रहे, 2 बार से आपके एमएलए हैं। यहाँ कुछ बड़ा ही संगठनात्मक जो चीजें देखने को मिलती है, और आप एक कुशल संगठन करता है। चुनाव के दृष्टिकोण से जो आने वाले चुनाव है भविष्य में, इसमें आप कैसे इन दोनों विधानसभाओं को देखते हैं? तुलनात्मक रूप से क्या दोनों में बीजेपी के विधायक रहेंगे, और रहेंगे तो कैसे रहेंगे, और बाई चांस अगर कुछ किंतु परंतु होता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे जिले में 5 विधानसभाएं हैं। हमारे पांचों विधानसभाओं में बीजेपी के ही विधायक रहेंगे। रोहिणी और इटाला की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, पांचों विधानसभाओं को जब हम तुलना करें तो रोहिणी हमारे लिए थोड़ा सबसे अच्छी विधानसभा है, उसके बाद रिठाला है। लेकिन हाँ, हमारे पांचों विधायक बीजेपी के ही रहने वाले हैं। कहीं कोई फर्क नहीं है। आप देखिएगा कि हम ये पांचों विधानसभाएं कितनी मेजोरिटी से जीत के आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2007 से लेकर के 22 तक निगम में आपकी पार्टी की सरकार थी, और सरकार के ऊपर बड़ा दायित्व होता है स्वच्छता सफाई को लेकर के, जो कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, जगजाहिर है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हम सत्ता में आते बहुत परिवर्तन करेंगे, वो नहीं हुआ। ये 15 साल का जो निगम का एक निगेटिव है, उसको लेकर के विधानसभा में कैसे आप लोग जीत की उम्मीद कर रहे हैं? गणेश जी, देखिए 15 साल हमने बहुत मेहनत से काम किया है, और जैसा मैंने आपको बताया कि 100% अचीवमेंट तो कभी भी नहीं होती, किसी की भी नहीं हो सकती है। लेकिन हमने 15 साल भी बहुत मेहनत से काम किया है। और अगर आप ये पिछले 2 वर्षों की स्थिति देखेंगे तो आप याद करेंगे कि वो 15 साल सुनहरा काल था। आज आप देखिए
हमारे ज़िले में कहीं भी चले जाइए, रोहिणी में तो आपको कहीं ऐसा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप रिठाला विधानसभा में जाइए, वहाँ के आप एक आध वार्ड को छोड़ दीजिए, वो भी ऐसा वार्ड जहाँ हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, जो साफ सफाई का कार्य निगम को करना होता है। अगर आप वहाँ जाके देखें, चाहे आप विजय विहार वार्ड में चले जाइए, चाहे आप दूर मत जाइए, आप तो ये पास में देख लीजिए, रोहिणी बी, हाँ, सेक्टर 5, 6, 11, आप इनकी स्थिति आपको ये बताएगी कि आज रिठाला विधानसभा की क्या बदहाल सूरत हो गई है। वहाँ विधायक तो पहले भी पिछले 3 टर्म से वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले 2 वर्षों में क्या स्थिति हो गई। पहले कम से कम साफ सफाई तो होती थी, जब हमारे वहाँ पर पार्षद थे, जो काम हमारे निगम में के द्वारा किए जाने चाहिए थे वो होते थे। 2 वर्ष पहले तक आप सेक्टर 5, 6, 11 में जाएं तो आपको कहीं भी सड़कों पे कूड़ों के ढेर नहीं दिखते थे। आज आप जाकर देखिए, आप सड़कों की स्थिति देखिए। रिठाला विधानसभा का तो इतना बुरा हाल है कि मैं कहती हूँ शायद पूरे ज़िले में कहीं भी नहीं होगा, या दिल्ली में भी बहुत कम जगह होगा। आप सोच सकते हैं कि रोहिणी में भी ये स्थिति हो सकती है। वहाँ रोहिणी का सेक्टर 5, 6, 11, विजय विहार, बुद्ध विहार, ये सब इलाके बहुत अच्छे इलाके हैं, 16, 17, लेकिन जो काम हमारे समय में, जब पहले जय भगवान जी विधायक थे या उसके बाद हमारे जो पार्षद रहे, उन लोगों के समय में जो सड़कें बनी थी, उसके बाद वहाँ पर सड़कें नहीं बनी। हमारे कुलवंत राणा जी जब विधायक थे, उस समय जो सड़कें बनी थी, उसके बाद वहाँ सड़कें नहीं बनी हैं। आज आप जाएंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। और उन टूटी हुई सड़कों की वजह से प्रदूषण का बुरा हाल है। चलते हुए इतना मिट्टी उड़ती है, गाड़ियां पूरे दिन चलती हैं, ट्रैफिक अंधाधुंध है, क्योंकि वहाँ किसी का कोई नियम कायदा चल ही नहीं रहा है। घरों में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। बात हमने स्वच्छता की तो ना तो बीजेपी कूड़े का पहाड़ खत्म कर पाई, ना ही आम आदमी पार्टी कर पाई। ये जनता को सिर्फ कहा जाए तो छला ही गया है। अब इससे निराकरण का क्या ऑप्शन, क्योंकि आप लोग बड़ी मजबूती से दिल्ली में जैसा कि है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और निगम के साथ दिल्ली सरकार का एक तालमेल इन चीजों को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी क्या योजना बनाई जा रही ताकि एक तालमेल के साथ ये सारी चीजें खत्म हो? मैं पहले आपको कूड़े की बात बताऊं, आपने जो भी पूछा मुझसे। आप मकरवा चौक पे जाइए, वहाँ कूड़े के 2 पहाड़ आपको दिखते थे। आज से 4 साल पहले क्या लगता था? ये लगता था कि दिल्ली में अच्छा पहाड़ भी हैं क्या, लगता था ना। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उन पहाड़ों की क्या स्थिति है, आधे भी नहीं बचे हैं। ये पहाड़ हमारे केंद्र सरकार की योजना से ही कम हो रहे हैं, आधे भी नहीं बचे हैं। और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि मुकरबा चौक पर जो सड़कों की ऊंचाई है, लगभग उसकी ऊंचाई तक तो आ ही चुके हैं अभी ही, और जो बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सारा काम केंद्र सरकार की योजना से हो रहा है। और जहाँ तक आप बाकी उसकी बात कर रहे हैं, तालमेल की और उसकी, देखिए हम निगम में यहाँ आम आदमी पार्टी रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी, हमेशा ही बड़े भाई की तरह व्यवहार करती है। और किसी भी, दिल्ली को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो किसी भी प्रदेश में आपने वहाँ केंद्र सरकार, या आप ज़्यादा मत देखिए तो आप वेस्ट बंगाल का ही ले लीजिए। क्या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कह सकती है कि केंद्र सरकार मेरे साथ कोई भेदभाव कर रही है? नहीं कर रही। ये भेदभाव वाली तो बात ही नहीं है ना, कि अगर मान लीजिए दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई और निगम में आम आदमी पार्टी रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काम तालमेल से होगा, जैसा आम आदमी पार्टी ने किया जब यहाँ पर निगम भारतीय जनता पार्टी का था, कि उनको फंड्स नहीं दिए, फंड्स की इतनी ज़बरदस्त कटिंग कर दी, कितना पैसा यहाँ आया ही नहीं, जिसकी वजह से काम रुके। वो इनकी साजिश थी। ये तब क्या बोलते थे? ये बोलते थे ना, निगम हमें दे दो, निगम हमें दे दो। अभी 2 साल से निगम भी उनके पास है, दिल्ली सरकार भी उनके पास है, तो कहीं आपको कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है क्या? आज एक बारिश आती है तो ना तो बड़े नाले साफ हुए, ना छोटी नालियां जो नालों तक जाती हैं वो साफ हो रही हैं। जब बड़े नाले ही साफ नहीं हो रहे तो उनका पानी
जहाँ भी आगे जाना है वो कैसे जाएगा। और जब वो नाले नहीं साफ हो रहे, उसका लेवल एक बारिश में इतना ऊंचा हो जाता है कि वो बैक फ्लो करता है, लोगों के घरों के अंदर सीवर का पानी आ जाता है एक बारिश में। आप देखो कि आपके आईटीओ पे और यमुना जी के किनारे हनुमान मंदिर के आसपास बोट्स चल जाती हैं। तो जो केजरीवाल जी कहते थे मैं वेनिस बनाऊंगा, उन्होंने वास्तव में बना दिया। वेनिस में भी बोट चलती हैं, यहाँ भी चल रही अभी हैं। हाल ही में चुनाव में महाराष्ट्र की जीत ने आपको और आपकी पार्टी को दोहरी खुशी दी है। दिल्ली में निकट भविष्य में चुनाव है, नो डाउट सभी पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आपकी पार्टी के लिए प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि रोहिणी और रोहिणी के आसपास खासकर आपके जिले में सबसे बड़ी जो समस्या है वह ट्रैफिक जाम, अवैध रूप से चल रहे जो रिक्शे हैं, बैटरी रिक्शे, उनका, और अवैध पार्किंग, ये बड़ी समस्या है। इनसे कैसे निजात मिलेगी? देखिए, रोहिणी जब बसा पिछले 30-35 वर्ष पहले, तो एक नया इलाका था। यहाँ डीडीए की कॉलोनी है ये पूरी। यहाँ पे चाहे वो रोहिणी विधानसभा हो चाहे रिठाला विधानसभा हो, यहाँ पे लोगों की बसावट शुरू हो गई, आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने बनाया था, मैं यहाँ पे एक चीज़ का उल्लेख और करना चाहूँगी गणेश जी, कि इस पूरे बाहरी जिले में गांवों तक भी जो सड़कें जाती हैं, रोहिणी के अंदर भी जो सड़कें बनी हुई हैं, वो सब वही हैं जो 93 से 98 की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने बनाई थी। डिग्री कॉलेज जो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए थे वही हैं। पिछले हमारी सरकार 98 में चली गई, 27 वर्ष 26 वर्ष हो चुके। इन 26 वर्षों में ना तो कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नया बना, और शायद आपको पता है या नहीं, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहती हूँ, रिठाला विधानसभा में जब हमारे कुलवंत राणा जी विधायक थे, उन्होंने एक डिग्री कॉलेज अप्रूव करा लिया था, उसके लिए लैंड अलॉट करा ली थी, उसके लिए फंड अप्रूव करा लिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनने के बाद उसको बिल्कुल कूड़े के डब्बे में डाल रखा है प्रोजेक्ट को। कोई नया कॉलेज, मतलब आप सोच सकते हो कि सरकारी कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, रोहिणी विधानसभा और रिठाला विधानसभा, यहाँ कोई एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सरकार का, कोई प्रोफेशनल कॉलेज सरकारी नहीं है। बच्चों को कितनी दूर जाना पड़ता है, और जाम तो लगेगा ही, आबादी बढ़ गई इतनी ज़्यादा, सड़कें वही हैं जो 30 वर्ष पहले बनी थी, उसमें कहीं आपको कोई एक सड़क नई बनती हुई रोहिणी में आपने देखी है? नहीं देखी ना। और अव्यवस्था की जो बात है, ये अव्यवस्था दिल्ली सरकार की योजनाएं जो हैं उनके कारण है। दिल्ली सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इनका क्या इफ़ेक्ट होगा, और हम क्या करेंगे उसका मैं बताती हूँ आपको कि जब सरकार किसी चीज़ को, किसी भी काम को करने का मन बनाती है तो सब काम कर पाती है। वो हमारी केंद्र सरकार ने भी प्रूव किया है कि 60-65 वर्षों में भारत की पुरानी सरकारें और पिछले 10 वर्ष की सरकारें, इसलिए हमारी सरकार आएगी, आपको 1 वर्ष के अंदर ही वो परिवर्तन दिखेगा कि आप कहेंगे कि हाँ, आप तब दोबारा इंटरव्यू करने आएंगे मेरा कि अर्चना जी जो आपने कहा था वो सही कहा था। आपने विकास की बातें की, तमाम सरकारों के उल्लेख किए। कोई भी सरकार जब चुनी हुई सरकार होती है तो थोड़ा कम करे थोड़ा ज़्यादा करे, वो काम करती है या नहीं करती है उसका उल्लेख जनता करती है अपने मताधिकार के प्रयोग से। अब जो मुख्य चीज़ें हैं कि आपकी सरकार अगर आती है तो मुख्य जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप बड़ी बारीकी से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों से कनेक्ट है, लोगों के सुख सुविधाओं को, उनकी समस्याओं को देखते हैं, और कई समस्याएं हैं। नया प्रोजेक्ट क्या कुछ ऐसा रोहिणी, रिठाला और आपके अपने जिले में कुछ ऐसा होने को है? देखिए, हमारे पूरे जिले में स्वास्थ्य के लिए बहुत सुविधाएं नहीं है। दिल्ली सरकार ने बहुत शोर मचाया, मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक। आप पूरे ज़िले में घूमेंगे तो आपको जितने मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले हैं शायद ही कोई आज चलता हुआ मिलेगा। रोहिणी, रिठाला तो इतना बुरा हाल है कि हम जनता रोज़ हमारे पास आती है इस बात को लेकर
मैं चिकित्सा की बात कर रही हूँ। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर 93 से 98 वाला जो टेन्योर था, उसमें हमारे विधायक, उस समय के जो विधायक रोहिणी के थे, जय भगवान अग्रवाल जी, वो सरकार से अंबेडकर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करा दिया। इस पूरे क्षेत्र के लिए वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना था, जो बहुत सक्सेसफुली चल भी रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस हॉस्पिटल को बिल्कुल बदहाल कर दिया है। ना वहाँ दवाइयाँ हैं, ना वहाँ डॉक्टर्स हैं, और उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मरीजों की तो बात ही क्या है, डॉक्टर्स के साथ भी क्या हुआ पिछले वर्ष आपकी जानकारी में है। मैं यहाँ क्या उल्लेख करूँ उस घटना का, जिसका इतना जिक्र हुआ था मीडिया में भी और सब जगह। मतलब ये तो हाल है, दवाइयाँ है नहीं, डॉक्टर है नहीं, टेस्ट होते नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक एक भी आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं की जो जगह उन्होंने ली हुई है वहाँ पैसा पहुँच रहा है किराए के नाम पर, लेकिन ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ कोई क्लिनिक है। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरीज होनी चाहिए इस क्षेत्र में, मुझे लगता है प्रायोरिटी के रूप में रोहिणी रिठाला में दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरीज होनी चाहिए। और जो एक डिग्री कॉलेज वाला लैंड अप्रूव हो DDA से मिल गया था, और उसमें फंड भी उस समय सरकार ने दे दिया था, लेकिन वो कूड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है। उस प्रोजेक्ट को भी रिवाइव कराएंगे प्राथमिकता से, ताकि शिक्षा के लिए बच्चों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्तमान जितनी रोड्स हैं उन सबको तुरंत प्रभाव से, रिठाला में विशेष रूप से, दिल्ली रोहिणी में तो रोड्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन रिठाला विधानसभा में रोड्स की इतनी बुरी हालत है कि आप भी देखते ही होंगे। उनको तुरंत प्रभाव से बनवाने का वहाँ काम किया जाएगा, ताकि यहाँ की जनता को सुविधा ना हो। पानी की, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत जगह पे सीवर लाइन और पानी की वाटर पाइपलाइन वो आपस में इंटरमिक्स हो रही है, इतना गंदा पानी आ रहा है। तुरंत प्रभाव से वो सब चेक करा के ये पानी की जो दिक्कत है, इसको साफ पानी जनता को पीने को मिले, इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। जब जाम नहीं लगेगा ना, अभी रिठाला विधानसभा में जो जाम लग रहा है उसका एक कारण, जो आबादी बढ़ने है वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण वहाँ सड़कों की खराब स्थिति भी है। जब सड़कों की खराब स्थिति होती है तो आप समझते हैं कि वाहन किस गति से चलते हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी हमारी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब बहुत तेजी से हमारी सरकार आने पर हम करेंगे। हमारे साथ थी अर्चना सिंघल जी, जिला में उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिमी जिला में। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो या दिल्ली सरकार से संबंधित हो या इनके जिले से संबंधित हो, हमने दिल्ली सरकार से लेकर के निगम में शासित आम आदमी पार्टी और इनकी पार्टी जब तक रही, उन सभी विषयों को लेकर के इनसे बेबाकी से चर्चा की। प्रत्येक प्रश्नों का इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इसी तरह निरंतरता बनाए रखेंगे और अगली कड़ी में किसी और शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद गणेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।